आइए फिर से स्टार्ट करते हैं। हम ये हिस्ट्री के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस को कर रहे थे, तो आज का पहला क्वेश्चन है, हेनरी विवियन डिरोजियो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा है कि वो एक एंग्लो इंडियन थे, तो ये बात सही है। दूसरा है कि उन्हें आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता था, फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो ये भी बात सही है। दूसरा है उन्होंने हिंदू कॉलेज में पढ़ाया और बाद में उनके कट्टर विचारों के कारण उन्हें हटा दिया गया था, तो ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे तीनों ही आंसर सही है। उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। अगला है, यंग बंगाल मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही इसके बारे में जाना। लोगों को स्वतंत्र और तर्कसंगत रूप से सोचने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी सही है। सभी प्राधिकरणों के प्रश्न करना और पतनशील रीति रिवाजों और परंपराओं का विरोध करना, तो ये सही है। प्रेम, स्वतंत्र, समानता और स्वाधीनता को बढ़ावा देना, तो ये भी सही है। इसलिए सारे ही आंसर सही हो जाते हैं। इंस्पायर पीपल टू थिंक फ्रीली एंड रैशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी एंड अपोज डिसेंडेंट कस्टम एंड ट्रेडिशन, लव लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रीडम, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों के मध्य सुधारों की शुरुआत की थी। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स, तो वो है मोहम्मद इकबाल। अगला है, रामकृष्ण परमहंस द्वारा मोक्ष हेतु निम्नलिखित में से कौन से मार्ग चुने गए। तो उसका है त्याग, ध्यान और भक्ति, रिनंसिएशन, मेडिटेशन एंड डिवोशन। फिर है, निम्नलिखित में से कौन रामकृष्ण परमहंस के महान शिष्य थे जिन्होंने इस संदेश को फैलाने में मदद की कि ईश्वर और मोक्ष को प्राप्त करने का कई मार्ग हैं और मानव मात्र की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान है। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विचार पर प्रचार किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज प्रोपोगेट थ्रू रामकृष्ण मिशन, तो इसका आंसर है सामाजिक धार्मिक सेवा का सिद्धांत और जीव सेवा और शिव की आराधना। 1, 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर रामकृष्ण मिशन की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी हुए ये नहीं है। वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया था, वो उनकी सफलता के लिए कारण हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस तरह शुरुआती राष्ट्रवादियों ने बड़ी सफलता के साथ ब्रिटिश शासन की नैतिक नींव को कमजोर किया था। In what way did the early nationalists undermine the moral foundation of the British rule with great success? तो इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक सुधारों के लिए उनके आंदोलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, by their agitation for the constitution reforms. तो अर्ली नेशनलिस्ट ऑल्सो नोन एज मॉडरेट्स, ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे उनको मॉडरेट्स कहते थे, नरमपंथी विचारधारा के जो लोग थे उनको कहते थे। वर अ ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन इन इंडिया एक्टिव बिटवीन 1885 to 1905, देयर इमर्जेंस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। जो मॉडरेट्स थे, जो नरमपंथी के लोग जिनको कहा जाता है, तो ये 1885 से 1905 के बीच में बंगाल पार्टीशन तक लगभग कह सकते हैं कि तब वो एक्टिव थे। ठीक है, और इन्होंने ये जो एक राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी शुरुआत की थी। फिर अगला है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया किस सेक्ट को बिलोंग करते थे, किस संप्रदाय को बिलोंग करते थे। तो वो सुरहावादी सिलसिला जो था उसको बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया था। ठीक है, एनी बेसेंट ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, तो वो न्यू इंडिया था। आपको बताना है कि यंग इंडिया ये किसने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन आपको यहाँ पे बताना है।
पहला है ब्रिटिश भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग होना चाहिए। ब्रिटिश इंडिया मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ये तो इसमें था, ये सही है, इसलिए गलत नहीं माना जाएगा। दूसरा, जिम्मेदार सरकार को केवल प्रगतिशील चरणों से ही साकार किया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वुड बी रियलाइज्ड ओनली बाय प्रोग्रेसिव फेजेस। अगला है प्रांतीय विषयों को आरक्षित विषयों और हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर क्लासिफाइड into reserve subject and transfer subject। और आखिरी है भारतीय सरकार के सचिव का वेतन भारत सरकार के राजस्व से लिया गया था। द सैलरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वॉज ड्रॉन आउट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो ये चीज़ पहले हुआ करती थी और 1909 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, उनकी सैलरी अब इंडियन यहाँ से विड्रॉ नहीं की जानी थी। ठीक है, तो 1909 में ये चीज़ बंद हो गई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस घटना ने होम रूल लीग के सृजन को प्रेरित किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग? तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी 1914 से 1918 के बीच में हुई थी, और 1914 के आसपास ही होम रूल लीग जो था वो स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेतृत्व से जुड़ा नहीं था? एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के बारे में पूछ रहा है। इनमें से कौन सा लीडर जो था वो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप से रिलेटेड नहीं था? तो लोकमान्य तिलक, अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय, ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट में माने जाते थे। लेकिन एओ हुयुम जो थे उनको नहीं माना जाता था। एओ हुयुम से रिलेटेड आपको एक और स्टेटमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 के भारत सरकार अधिनियम का एक हिस्सा नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, तो ये तो नहीं हुआ था 1919 में। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन तुर्के चिल्हनगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है इमादुद्दीन रिहान। अगला है, कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के एक विशेष सत्र में महात्मा गांधी की प्रेरणा के तहत असहयोग आंदोलन पर प्रसिद्ध प्रस्ताव कब अपनाया गया था? When was the famous resolution on non-cooperation under the inspiration of Mahatma Gandhi was adopted in a special session of Congress held in Calcutta? तो वो 1920 में जो सितंबर में एक स्पेशल सेशन हुआ था, ठीक है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब लॉन्च किया गया था उसके बाद में एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी सेशंस होते थे वो ज़्यादातर दिसंबर में होते थे, और अगर उसके पहले कोई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता था तो एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता था जो कि दिसंबर से हटके होता था। तो यहाँ सितंबर होगा, सितंबर में वो सेशन बुलाया गया था कैलकाटा में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने स्वराज पार्टी का सृजन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑर्गेनाइज स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है, वाई वॉज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड? खिलाफत मूवमेंट को क्यों शुरू किया गया था? तो शुरुआत तो इसकी प्रोटेस्ट से हुई थी जो कि टर्की के अगेंस्ट किया गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खिलाफत जो खलीफा था उसको हटा दिया गया था वहाँ से, ठीक है, टर्की में, इसलिए यहाँ पर उस इवेंट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा था और फिर उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह मोल्ड कर दिया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाता है। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा कहाँ सृजित की थी? वेयर डिड गांधी जी फॉर्म दी सत्याग्रह सभा? तो इसका आंसर है ए, बॉम्बे। सत्याग्रह सभा कहाँ की थी? उन्होंने बॉम्बे में की थी। इसका आंसर ए हो जाता है।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। मैच ऑफ फॉलोइंग में कौन सा गलत है। तो भगत सिंह मेरठ कॉन्स्पिरेसी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कॉन्स्पिरेसी ठीक है। फिर सूर्य सेन चित्तगोंग आर्मरी रेड तो हुई थी इन्होंने ठीक है, चटगांव शस्त्रागार छापा, लेकिन जो चंद्रशेखर आजाद है न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड नहीं थे ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी तीनों जो है वो सही हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन असहयोग आंदोलन के निलंबन का कारण था। सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रीजन पूछ रहा है, तो वो चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था ठीक है। फिर अगला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस तिकड़ी के नेताओं को लाल बाल पाल का रूप से जाना जाता है। लाल बाल पाल किनको कहते थे ठीक है, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल कहते थे। और आपको बताना है कि ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे या फिर मॉडरेट, नरम पंथ के थे या गरम पंथ के थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट जरूर करना है। अगला है मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वागामी को वास्तुशिल्प को किस शैली के रूप में पहचाना जाता है। विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज आइडेंटिफाइड एज द फॉरगोइंग ऑफ द फेमस सर्कुलर डोम्स ऑफ मुगल। तो उसको बीदर कहते हैं ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी के ऐतिहासिक उपवास को समाप्त किया था ठीक है। तो हिस्टोरिक फास्ट जो गांधी जी ने किया था 1932 के आसपास, तो वो पूना पैक्ट जब हुआ था तब उसको ख़त्म किया था। क्यों हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे रेमजी अवार्ड आया था ठीक है। इसके बारे में आपको कमेंट डाउन करना है कि आपको पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता है तो मैं इस पर एक शॉर्ट बना दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था ठीक है। अगला नेहरू रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट। यह डोमिनियन स्टेटस का पक्षधर था, तो ये सही है ठीक है। डोमिनियन स्टेटस के लिए इन्होंने बात की थी इस रिपोर्ट के थ्रू। दूसरा था कि फेवर किया था फेडरल सिस्टम को, तो ये भी सही है, संघीय प्रणाली का पक्षधर था। इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, तो ये भी सही है ठीक है। कम्युनल इलेक्टोरेट को इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था ठीक है, तो ये रिपोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था। चौथा, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के खिलाफ था, तो ऐसा कुछ भी इस रिपोर्ट में नहीं था ठीक है। 1928 में ये रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट। अगला निम्नलिखित घटनाओं के सही क्रमित क्रम का चयन कीजिए। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है आपको। तो अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन 1927, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट इन द ब्रिटेन ठीक है, ये थोड़ा होल्ड पे रखते हैं। दूसरा सबमिशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, तो अभी बताया 1928 होगा। इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये 1930s के आसपास हुआ था ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि फर्स्ट के बाद थर्ड आना चाहिए और थर्ड के बाद में फोर्थ आना चाहिए, और यहाँ पर यही सीक्वेंस यहाँ पे सही बैठ रहा है ठीक है। सेकंड जो है वो इन सब सारे इवेंट से पहले हुआ था ठीक।